हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हम धार जिले से रिलेटेड आज डिस्कशन करने वाले हैं। मतलब आज का हमारा संपूर्ण वीडियो जो रहने वाला है तो धार जिले पर आधारित रहने वाला है। इसके अंतर्गत जो है हम धार जिले में किस किस प्रकार के आपको महल देखने को मिलेंगे, किस प्रकार के क्षेत्र देखने को मिलेंगे और किस प्रकार के मंदिर जैसे कि शिव मंदिर, पार्वती मंदिर, ये सारी चीज़ें आपको धार जिले के अंतर्गत देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी अगर हम बात करें जिसको हम औद्योगिक नगरी के नाम से जानते हैं, आपको प्रीतमपुर देखने को मिलेगा, आपको मांडू देखने को मिलेगा। तो इस तरीके की चीज़ें आपको धार जिले के अंतर्गत देखने को मिलेंगी जिस पर आज का हमारा डिस्कशन होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम मैप के आधार पर ही करते हैं। मैंने आपको पहले जो जिले करवाए हैं उसके अंतर्गत जो है मैंने आपको मैप के जिले पे से ही स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले हम मैप जो रहेगा मैप देखते हैं जिले का, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट क्षेत्र है उस पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धार जिला। धार जिले को राजा भोज की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, राजा भोज की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ बात करें अगर धार जिले का पुराना नाम तो इसको धार नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। धार नगरी तो आपको याद ही रहेगा, कॉमन बात है, परंतु आपको राजा भोज के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब साथ ही साथ हम बात करते हैं कि मैप के अकॉर्डिंग देखिए, जब भी आप मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे धार जिले को तो आपको ये मैप के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। और अगर आप एमपी के मैप में देखेंगे तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको लगभग जो है वो आपको देखने को मिलेगा दक्षिण पश्चिम की ओर। कहाँ देखने को मिलेगा? दक्षिण पश्चिम की ओर। मैंने आपको जैसे कि रीजनिंग के अंतर्गत भी बताया कि हम दक्षिण पश्चिम कहाँ देखेंगे, किस ओर आपको दक्षिण पश्चिम देखना है, तो आप उसमें देख सकते हैं। अगर हम बात करें दक्षिण पश्चिम तो दक्षिण और पश्चिम मैप के अकॉर्डिंग है ना, एमपी के मैप को अकॉर्डिंग आपको जो है दक्षिण पश्चिम में क्या देखने को मिलेगा? धार जिला देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर हम बात करें ये जो धार जिला है इसमें हम बात करें तो इस धार जिले के मैप के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो देखिए एक दक्षिणी सीमा बनती है, एक पश्चिम की सीमा बनती है, पूर्वी की सीमा बनती है और उत्तर की सीमा बनती है। पहले हम बात करते हैं पश्चिम की सीमा। ये जो लगभग यहाँ से लेकर तो यहाँ तक की देखिए इतनी लंबी ये लगभग पूरी पश्चिमी सीमा, यहाँ से लेकर तो ये पूरी जो बाउंड्री है धार जिले की यहाँ तक, ये किसके साथ सीमा बनती है? तो झाबुआ जिले के साथ बनाती है। किसके साथ? झाबुआ जिले के साथ। तो आप याद रखना कि जो धार जिला है इसकी जो पश्चिमी सीमा है वो किस जिले के साथ मिलती है? वो झाबुआ जिले के साथ लगती है। और अगर हम बात करें झाबुआ जिले की तो झाबुआ जिले की जो सीमा है फिर वो रतलाम के साथ भी लगती है। वो जब हम झाबुआ जिले करेंगे उसके अंतर्गत जो है हम उसको कंप्लीट करेंगे। अभी हम आपको बता रहे हैं कि अगर हम पश्चिम की ओर देखेंगे, आप धार जिले की अगर पश्चिम की सीमा देखेंगे तो पश्चिम की सीमा में आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? पश्चिमी सीमा में झाबुआ जिला देखने को मिलेगा, जो लगभग यहाँ से लेकर तो यहाँ तक जो है धार के साथ जो है धार जिला और झाबुआ जिला इन दोनों की सीमा यहाँ पर टच करती है। अब बात करते हैं दक्षिण की। तो दक्षिण में आप यहाँ से लेकर तो यहाँ तक देखिए यहाँ से लेकर तो यहाँ तक ये जो दक्षिणी सीमा है ये लगती है बड़वानी जिले के साथ। कौन से जिले के साथ? बड़वानी जिले के साथ ये सीमा लगती है। अगर हम बात करें धार जिले की जो दक्षिणी सीमा है वो किस जिले के साथ लगती है? तो वो लगती है बड़वानी जिले के साथ। किस जिले के साथ? बड़वानी। ठीक है, तो यहाँ झाबुआ हो जाएगा, यहाँ बड़वानी हो जाएगा। अब देखिए अब बात आती है उत्तर। तो उत्तर में आप एक ही नाम याद रखना है। उत्तर में आपको कौन सा नाम याद रखना है? एक ही नाम याद रखना है, वो है रतलाम। कौन सा नाम? रतलाम याद रखना है आपको। कौन सा? रतलाम। देखिए उत्तर की सीमा इतनी बड़ी भी नहीं है, हम सिर्फ इतनी सीमा की बात कर रहे हैं, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक। बहुत छोटी सी सीमा की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ से लेकर तो यहाँ तक की ये जो बाउंड्री है ये ऊपर किसके साथ सीमा बनाती है? मतलब उत्तर की ओर किसके साथ सीमा बनाती है? तो ये जो सीमा बनाती है तो किस जिले के साथ सीमा बनाती है? ये बनाती है रतलाम जिले के साथ। किस जिले के साथ? रतलाम जिले के साथ। तो 3 जिले आपको याद हो चुके होंगे। यहाँ पर झाबुआ है, यहाँ पर बड़वानी है, मतलब पश्चिम में
झाबुआ है, दक्षिण में बड़वानी है और उत्तर में क्या है, रतलाम है। उत्तर में कौन सा जिला है, रतलाम है। अब समझिए ये जो आपका दिख रहा है पूर्वी सीमा, जितनी भी आपको पूर्वी सीमा दिख रही है इसमें आपको 3 जिले याद रखना है। पूर्वी सीमा की अगर हम बात करें यहाँ से लेकर, देखिए यहाँ से लेकर तो यहाँ तक, ये कौन सी सीमा हो जाएगी, पूर्वी सीमा हो जाएगी। बात करें अगर इस पूर्वी सीमा की तो इसमें आपको 3 जिले याद रखना है, वो भी क्रम वाइज अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आपको याद रखना है उज्जैन, उज्जैन के बाद आपको याद रखना है इंदौर और इंदौर के बाद आपको याद रखना है खरगोन। तो आपको इसके अंतर्गत जो है वो 3 याद रखना है, क्या क्या, उज्जैन, इंदौर, खरगोन। तो देखिए यहाँ से तो यहाँ तक की सीमा, देखिए यहाँ से तो लेकर यहाँ तक की सीमा किसके साथ लगती है, ये उज्जैन के साथ लगती है। यहाँ से लेकर तो यहाँ तक ये जो सीमा है ये किसके साथ लगती है, उज्जैन के साथ लगती है। यहाँ पर आपको उज्जैन देखने को मिलेगा मैप के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ से लेकर तो ये आपकी यहाँ तक, यहाँ से लेकर तो ये कंप्लीटली यहाँ तक, ये कहाँ किसके साथ लगती है, तो ये इंदौर के साथ लगती है। किसके साथ लगती है, इंदौर के। बचती है हमारी इतनी सीमा, ये पूरब की केवल इतनी सी सीमा बचती है जो किसके साथ लगती है, ये वाली सीमा खरगोन के साथ लगती है। तो 3 जिले आपको पूरब में याद रखना है, दक्षिण में आपको बड़वानी याद रखना है, पश्चिम में आपको झाबुआ याद रखना है और उत्तर में आपको रतलाम याद रखना है। रतलाम के बाद आपको यहाँ पर उज्जैन याद रखना है। यहाँ से लेकर यहाँ का, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको इंदौर याद रखना है और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको क्या याद रखना है, खरगोन याद रखना है। तो इतने जिले आपको याद रखना है जो कि धार जिले के साथ, है ना, जो कि धार जिले के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। अब बात करते हैं धार जिले में आपको 2 जो हैं राजमार्ग देखने को मिलेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग देखने को मिलेंगे। जैसे कि एक राष्ट्रीय राजमार्ग आपको ऑलरेडी ये दिख रहा है, ये जो है ना एक राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसका नाम क्या है, NH 347, NH 347। अच्छा देखिए ये जो NH 347 है ये, और ये कौन है, NH 59, ये दोनों आपस में कहाँ पर मिल रहा है, ये सेंटर में, सेंटर में किसके, धार जिले के सेंटर में। ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। दोनों ही राजमार्ग एक दूसरे को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। राजमार्ग से रिलेटेड PSC में क्वेश्चन कई बार बन जाता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि NH 347 ये आता कहाँ से है, ये कहाँ, ये राजमार्ग आपका कहाँ से आया और किस जिले में प्रवेश कर रहा है। देखिए अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो बड़वानी, नीचे कौन सा जिला है, बड़वानी। बड़वानी से ये जो है राष्ट्रीय राजमार्ग होता हुआ, बड़वानी से होता हुआ ये राष्ट्रीय राजमार्ग धार जिले में प्रवेश करता है और धार जिले से होता हुआ ये कहाँ जाता है, झाबुआ जिले में जाता है। झाबुआ जिला क्योंकि आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा जिला है, झाबुआ जिला है, तो झाबुआ जिले में प्रवेश करता है। अब बात करते हैं NH 59 राष्ट्रीय राजमार्ग की, NH 59 राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर हम बात करें तो ये किस जिले से आता है या किस जिले से हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका झाबुआ। झाबुआ जिले से होता हुआ ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो NH 347 राष्ट्रीय राजमार्ग को क्रॉस करते हुए आगे चलता है और ये आगे कहाँ जाता है, इंदौर की ओर जाता है। आता कहाँ से, या हम ऐसा भी बात कर सकते हैं कि यहाँ से अगर आप देखोगे, इस चौराहे से अगर आप देखोगे तो ये झाबुआ की ओर जा रहा है, यहाँ से देखोगे तो ये भी झाबुआ की ओर जा रहा है, नीचे अगर आप देखेंगे तो ये बड़वानी की ओर जा रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग, और ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है मतलब यही वाला जो आपका झाबुआ की ओर जा रहा था, इस ओर में हम बात करें तो इंदौर की ओर प्रवेश करता है। इस प्रकार से ये हो जाते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो कि धार जिले के अंतर्गत आते हैं। देखिए सबसे पहले आपको बदनावर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, बदनावर। देखिए बदनावर की अगर हम बात करें, मैं आपको बताता चलता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट हम करते चलते हैं। बदनावर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, उत्तर की ओर देखने को मिलेगा। धार जिले में उत्तर की ओर आपको क्या देखने को मिलेगा, बदनावर देखने को मिलेगा। बदनावर में आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, शिव मंदिर और उदायन मंदिर। उदायन मंदिर और शिव मंदिर। शिव मंदिर जो है यहाँ का हम बात करें बदनावर
बदनावर का ये जो शिव मंदिर है ये 11 से 12 शताब्दी पूर्व पुराना इसको माना जाता है। मतलब 11 से 12वीं शताब्दी के मध्य इसको जो है निर्मित किया गया था। इतना पुराना आपको शिव मंदिर कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा बदनावर। और बदनावर आपका कहाँ हो जाएगा, बदनावर आपका हो जाएगा धार जिले में। साथ ही साथ आपको बदनावर में जो है उदायन मंदिर भी देखने को मिलेगा, जो कि लगभग शिव मंदिर के आसपास ही इसको भी निर्मित किया गया था। ठीक है, उसके साथ ही इसमें जो है आपको सरदारपुर याद रखना है। देखो सरदारपुर आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि सरदारपुर एक अभ्यारण्य भी है, सरदारपुर एक अभ्यारण्य भी है। तो आपको अभ्यारण्य के आधार पर सरदारपुर याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये आपको सरदारपुर देखने को मिलेगा। सरदारपुर एक अभ्यारण्य है जिसमें जो है खारमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। देखिए बात करें अभ्यारण्य की या राष्ट्रीय उद्यान की, इनकी स्थापना एक विशेष पक्षी या विशेष जनजाति या विशेष वृक्षों को सुरक्षित रखने के लिए, उनको संरक्षित रखने के लिए इन राष्ट्रीय उद्यानों का या राष्ट्रीय अभ्यारण्य का निर्माण किया जाता है या उनकी स्थापना की जाती है। अब बात करते हैं सरदारपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य की स्थापना क्यों की गई थी। तो खारमोर पक्षी, विशेष रूप से खारमोर पक्षी का संरक्षण, उनको सुरक्षित रखना, उनकी देखभाल करना, ये कहाँ पर किया जाता है, सरदारपुर अभ्यारण्य में किया जाता है। तो दो बातें आपको सरदारपुर अभ्यारण्य में याद रखना है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं अमझेरा। देखिए अमझेरा की अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है अमझेरा। अगर हम बात करें बाग, धार, मांडू, प्रीतमपुर, इन 4 पॉइंट के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है धार में तो वो बनता है अमझेरा। कैसे बनता है वो समझिए। 18 से अमझेरा की अगर हम बात करें तो 18 से 19वीं शताब्दी के समय इस किले का निर्माण किया गया था। अमझेरा एक किला है और इस किले का निर्माण 18 से 19वीं शताब्दी में किया गया था। और किले का जो निर्माण है वो हम बात करें जोधपुर नरेश राम सिंह राठौर द्वारा इसका निर्माण किया गया था। जो जोधपुर के थे हमारे नरेश राम सिंह राठौर, इनके द्वारा जो है वो इस किले अमझेर किले का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो इतनी बात आपको इसमें याद रखना है। साथ ही साथ आपको इस किले में क्या क्या देखने को मिलेगा, तो देखिए आपको जो है इसमें एक प्रसिद्ध राजा आपको देखने को मिलते हैं, वो है बख्तावर सिंह। इन्होंने क्या किया था कि जिस समय हमने 1857 की लड़ाई लड़ रहे थे, हमारे पूरे देश में 1857 का विद्रोह जो है प्रारंभ हो चुका था, उस समय अगर हम धार जिले की या धार किले से बात करें जो कि अमझेरा किला हो जाता है, यहाँ से भी एक राजा जो है वो अंग्रेजों के साथ लोहा लेने के लिए युद्ध में गए। और युद्ध में हम बात करें कई प्रकार के आंदोलन उनके द्वारा किए गए, और उनके द्वारा जब आंदोलन किए जा रहे थे तो उनको पकड़ लिया गया और उसके पश्चात उनको इंदौर में ही फांसी दे दी गई थी। तो याद रखना कि राजा बख्तावर सिंह भी हमारे यहाँ पर जो है 1857 में जो है लड़ाई में विद्रोह के रूप में आए, उभरे, परंतु उनको जो है पकड़ लिया गया अंग्रेजों द्वारा और इंदौर में उनको क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। राजा का नाम आपको याद रखना है, क्या है राजा का नाम, बख्तावर सिंह। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ आपको और क्या क्या देखने को मिलेगा। अमझेरा में आपको भगवान शिव का मंदिर देखने को मिलेगा, लक्ष्मी नारायण चतुर्भुज देखने को मिलेगा, अंबिका देवी का मंदिर देखने को मिलेगा। तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मंदिर हो या फिर चतुर्भुज या कोई भी देवी का मंदिर हो, शिव जी का मंदिर हो, महल हो, इस तरीके के क्वेश्चन एमपी में पूछे जाते हैं, एमपी में पूछे ही जाते हैं। खासतौर पे एमपीपीएससी हो, एमपीएसआई हो, इस तरीके के क्वेश्चन इसमें जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप देखिए जैसे कि आप भगवान शिव का मंदिर, लक्ष्मी नारायण चतुर्भुज और अंबिका मंदिर, ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, ये आपको अमझेरा में देखने को मिलेगा। और अमझेरा का जो किला है वो आपको धार में देखने को मिलता है। प्रमुख कुंड की बात करें, है ना, यहाँ पे 2 कुंड आपको प्रमुख देखने को मिलेंगे, एक सूर्य कुंड देखने को मिलेगा और एक ब्रह्म कुंड देखने को मिलेगा। तो 2 चीज याद रखना, सूर्यकुंड और ब्रह्मकुंड आपको अमझेरा में देखने को मिलेगा धार के अंतर्गत। तो सूर्यकुंड और ब्रह्मकुंड बार बार मैं बोल रहा हूं, आपको याद हो जाना चाहिए। फिर बात करते हैं सीमेंट और चूना पत्थर पर्याप्त मात्रा में धार में मिल जाएगा आपको। खासतौर पे ये जो किला है, किले के आसपास आपको कई प्रकार के पहाड़ देखने को मिलेंगे जहां पर आपको चूना पत्थर देखने को मिलता है, चूना पत्थर, और जिससे सीमेंट का भी निर्माण हो जाता है। तो इतने चीज आपको जो है अमझेरा से याद रखना है। और लोकेशन भी आप याद रख सकते हैं, उत्तर की ओर आपको धार में देखने को मिलेगा अमझेरा का किला। ठीक है,
अब बात करते हैं मांडू, इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मांडू, धार, प्रीतमपुर, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। मांडू की अगर हम बात करें तो मांडू आपको एक बहुत विस्तार क्षेत्र में देखने को मिलेगा, एक बहुत लंबे क्षेत्रफल में आपको मांडू का किला देखने को मिलेगा। बात करें परकोटा, इस परकोटा किसको कहते हैं, तो देखिए इसमें लिखा है मांडू को घेरे हुए 45 किलोमीटर की दीवार। मांडू का जो क्षेत्र है उसको जो है घेरे हुए एक दीवार है, दीवार चारों ओर से एक दीवार है, उस दीवार को किस नाम से जाना जाता है, परकोटा के नाम से जाना जाता है। बात करें उस दीवार की तो उस दीवार में 12 दरवाजे आपको देखने को मिलेंगे, मतलब आप वो समझिए कि वो परकोटा है और परकोटा जो है, जो मांडू है उसको चारों ओर से दीवार ने घेरा हुआ है और उस दीवार में 12 दरवाजे हैं। 12 दरवाजे में से अगर सबसे प्रमुख दरवाजा है तो दिल्ली दरवाजा है, ठीक है। अब बात आ जाती है दिल्ली दरवाजा, तो देखिए कभी क्वेश्चन आ गया दिल्ली दरवाजा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि बात हो रही होगी दिल्ली की, परंतु नहीं, मांडू में आपको एक किला देखने को मिलेगा, मांडू का किला, जहां पर आपको जो है दिल्ली दरवाजा देखने को मिलेगा। 12 दरवाजे हैं मांडू। देखो खिड़कियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था अभी फिलहाल की एक एग्जाम में खिड़कियों से रिलेटेड एग्जाम पूछा गया था, तो कितनी खिड़कियां हैं, तो फिर दरवाजों से रिलेटेड भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा सकते हैं। तो याद रखना है मांडू का जो परकोटा है उसकी परकोटे की जो दीवार है चारों ओर से, उसमें कितने दरवाजे हैं, उसमें 12 दरवाजे हैं। प्रमुख दरवाजा कौन सा है, दिल्ली दरवाजा है। तो इतनी चीज आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। और 45 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। देखिए अब मांडू में ही बात कर रहे हैं हम, मांडू में आपको एक जहाज महल देखने को मिलेगा और हिंडोला महल देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि नहीं, महल से रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जहाज महल की बात करें तो जहाज महल का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, गयासुद्दीन तुगलक द्वारा किया गया था। इसका निर्माण किसका, जहाज महल का निर्माण किसने किया था, जहाज महल का निर्माण, तो ये किया था गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश के ही शासक थे गयासुद्दीन तुगलक, इनके द्वारा जो है जहाज महल का निर्माण किया गया था, जिसके अंदर का आपको मंजू और कपूर तालाब देखने को मिलेंगे। मंजू और कपूर 2 तालाब आपको जहाज महल में देखने को मिलेंगे। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन द्वारा किया गया था, जो कि तुगलक वंश के ही एक शासक थे। इतिहास में तुगलक वंश के ही एक शासक रहे हैं ये। फिर बात करते हैं हिंडोला महल। देखिए हिंडोला महल की अगर बात करें तो इसको भी गयासुद्दीन तुगलक द्वारा ही निर्मित किया गया था। हिंडोला महल को भी, जहाज महल को भी और हिंडोला महल को भी, दोनों ही महल को गयासुद्दीन तुगलक द्वारा जो है निर्मित किया गया था। तो इनको जो है गयासुद्दीन तुगलक द्वारा निर्मित किया गया था, जिसमें चंपा महल आपको देखने को मिलेगा। मतलब हिंडोला महल के अंदर एक छोटा सा महल देखने को मिलेगा, चंपा महल। तो महल के अंदर भी महल हो सकता है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो महल के अंदर भी महल हो सकता है, ठीक है। तो हिंडोला महल के अंदर ही आपको एक कौन सा महल देखने को मिलेगा, चंपा महल देखने को मिलेगा, याद रखना। और हिंडोला महल का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक द्वारा किया गया था। मांडू में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं, जैसे कि इसमें लिखा है हुसंग शाह का मकबरा आपको मांडू में देखने को मिलेगा, जामा मस्जिद आपको मांडू में देखने को मिलेगी, रानी रूपमती का महल आपको मांडू में देखने को मिलेगा, 56 महल आपको मांडू में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एक पुरातात्विक स्थान भी आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर जनजातीय सांस्कृतिक म्यूजियम खोला गया है। क्या खोला गया है, जनजातीय सांस्कृतिक म्यूजियम यहाँ पर खोला गया है। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। हुसंग शाह का मकबरा मांडू में, मांडू में, जामा मस्जिद मांडू में, रानी रूपमती का महल मांडू में, 56 महल मांडू में, पुरातात्विक स्थल, ये जो पुरातात्विक स्थल है इसको जनजातीय सांस्कृतिक म्यूजियम के रूप में बदल दिया गया है। तो इतनी चीज़ आपको मांडू से याद रखना है। लोकेशन में हम बात करें तो ये देखिए आपको ये देखने को मिल जाएगा मांडू, ठीक है। फिर बात करते हैं इसके बाद मोहन खेड़ा की, है ना। मोहन खेड़ा आपको इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट है परंतु इंपॉर्टेंट है। बात करें मोहन खेड़ा की तो ये देखिए ये देखने को मिलेगा आपको मोहन खेड़ा। तो देखिए मोहन खेड़ा की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना 1940 में की गई थी। ये जो मोहन खेड़ा है इसकी स्थापना 1940 में की गई थी। इसकी स्थापना जो है सुरेश्वरी जी ने की थी, है ना। एक राजा रहे हैं
सुरेश्वरी जी, इनके द्वारा जो है मोहनखेड़ा की जो है क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। और यहाँ पर मतलब मोहनखेड़ा में आपको क्या देखने को मिलेगा, आदिनाथ जी की जो है 11 फीट ऊंची मूर्ति देखने को मिलेगी जो, और यहाँ पर जैन मंदिर भी आपको देखने को मिलेंगी। तो आदिनाथ की 16 फीट की ऊंची मूर्ति देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं मूर्तियों से रिलेटेड और उनकी ऊंचाई से रिलेटेड कई क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना है आपको कि मोहनखेड़ा की स्थापना की बात करें तो 1940 में सुरेश्वरी जी द्वारा की गई थी। और आदिनाथ जी की यहाँ पर आपको 16 फीट ऊंची मूर्ति देखने को मिलेगी और यहाँ पे आपको जैन मंदिर भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इतनी चीज इसमें आपको याद रखना है मोहनखेड़ा से। मोहनखेड़ा का लोकेशन आप देख सकते हैं, सरदारपुर अभ्यारण्य के जस्ट नीचे आपको, सरदारपुर अभ्यारण्य के जस्ट नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा, मोहनखेड़ा देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रीतमपुर औद्योगिक नगरी के रूप में इसको जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है, औद्योगिक नगरी के रूप में इसको जाना जाता है। अब देखिए प्रीतमपुर की बात करें तो मध्य प्रदेश का पहला ट्रांसपोर्ट कहाँ है आपका, मध्य प्रदेश का पहला ट्राईपोर्ट है ना, ट्राईपोर्ट, क्या ट्राईपोर्ट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश का पहला ट्राईपोर्ट वो प्रीतमपुर में देखने को मिलेगा। औद्योगिक नगरी प्रीतमपुर हो जाएगी। बहुत सारी चीजें आपको उद्योग से रिलेटेड क्वेश्चन, आंसर प्रीतमपुर। ठीक है, आपको याद रखना है धार में, परंतु धार के अंतर्गत पूछा जाएगा तब। भारत का पहला ऑटो टेस्टिंग ट्रैक जो है वो कहां पर खोला गया, प्रीतमपुर में खोला गया। भारत का पहला, समझ रहे हैं ना आप, भारत का पहला ऑटो टेस्टिंग ट्रैक ये प्रीतमपुर में खोला गया। उसी के साथ ऑटोमोबाइल कंपनियों के कई प्लांट आपको देखने को मिलेंगे प्रीतमपुर में। तो ऑटोमोबाइल कंपनियों के कई प्लांट आपको प्रीतमपुर में देखने को मिलेगा। औद्योगिक नगरी के रूप में इसको जाना जाता है। मध्य प्रदेश का पहला ट्राईपोर्ट आपको यहीं पर खोला गया है, ये याद रखना है। भारत का पहला ऑटो टेस्टिंग ट्रैक खोला गया, ये याद रखना है। तो इतनी चीजें आपको प्रीतमपुर में याद रखनी है। प्रीतमपुर मैप के अकॉर्डिंग मोहनखेड़ा के नीचे आपको प्रीतमपुर देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट जो है वो है बाग की गुफाएं। बाग की गुफाएं कई क्वेश्चन में पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जब बात होगी बाग की गुफाओं की तो बाग की गुफा इसको 1818 में गुप्तकालीन गुफाओं का पता चला था। देखिए बाग की गुफा कहाँ है, धार में। बाग की गुफा कहाँ है, धार में। परंतु अब पूछ लिया जाएगा कि बाग की गुफाएं किस शासक से या किस गुप्त शासन या किस शासन से संबंध रखती हैं, तो गुप्त शासन से संबंध रखती हैं। बाग की गुफाएं गुप्त शासन से संबंध रखती हैं और इसको 1818 ईस्वी में खोजा गया था। कब, 1818, याद रखना 1818 में इसको खोजा गया था। इन गुफाओं को खोजा गया था जो कि गुप्तकालीन गुफाएं हैं। ठीक है, ये गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंध रखती हैं। देखिए वो हमको कैसे पता चलता है, जब गुफाएं खोजी जाती हैं तो कई प्रकार के चित्र हमको देखने को मिलते हैं, कई प्रकार की शैलियां आपको देखने को मिलती हैं, कई प्रकार की लिखित रूप में आपको साक्ष्य देखने को मिलते हैं, जिसके आधार पर हम ये पता लगाते हैं कि किस धर्म से संबंधित है, किस समय के हैं, किस शासक द्वारा किस समय इसको निर्मित किया गया था। तो इस समय जो इस प्रकार जो है हम गुफाओं के बारे में पता करते हैं। जब गुफाओं की खोज हो जाती है उसके पश्चात जो है उस पर कई प्रकार के कार्य किए जाते हैं कि गुफाएं कितनी पुरानी है, निर्मित किनके द्वारा किया गया था, क्यों निर्मित किया गया था, इनका निर्मित किया गया है तो किस आधार पर किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है गुफाओं का पता लगने के बाद हम उसमें जो है खोज के तौर पे रिसर्च के तौर पे करते रहते हैं। तो देखिए इसमें आपको गुफाएं याद रखना है कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बाकी गुफाएं विशेष रूप से ये क्यों प्रसिद्ध हैं, बहुत सारी भित्ति शैली आपको देखने को मिलेगी। कई प्रकार की गुफाएं हैं जिसमें आपको दीवारों पर जो है चित्र देखने को मिलेंगे, अनेक चित्र देखने को मिलेंगे। तो चित्रों के माध्यम से भी ये खूब प्रसिद्ध हैं आपकी बाग की गुफाएं। तो बाग की गुफाएं 1818 में गुप्तकालीन शासक द्वारा निर्मित की गई थी और जो गुप्तकालीन शासन द्वारा निर्मित की गई थी, परंतु इनकी खोज 1818 में की गई थी, ये याद रखना। ये गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंध रखती हैं। विशेषता क्या है, भित्ति चित्र आपको देखने को मिलेगा। अब थोड़ी सी और बात करते हैं धार में आपको और क्या क्या याद रखना है। जैसे कि एक चीज तो मैं आपको बता चुका हूँ, राजा भोज की नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक जो है राष्ट्रीय उद्यान भी याद रखना है, राष्ट्रीय डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, है ना, जिसकी स्थापना 2010 में की गई थी। क्या याद रखना है,
आपको याद रखना है राष्ट्रीय डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 2010 में की गई थी, है ना। और साथ ही साथ अगर अभ्यारण्य पूछ लिया जाए तो सरदारपुर अभ्यारण्य भी आपको याद रखना है। सरदारपुर अभ्यारण्य किस जिले से संबंध रखता है, तो धार जिले से संबंध रखता है। सरदारपुर अभ्यारण्य किस पक्षी के लिए संरक्षण करता है, तो खारमोर पक्षी के लिए संरक्षण के रूप में ये कार्य करता है। इतने पॉइंट आपको इसमें याद रखना है। प्रीतमपुर औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता है, मांडू किले के रूप में जाना जाता है, परकोटा देखने को मिलेगा, जो आपको परकोटे में 12 दरवाजे देखने को मिलेंगे, प्रमुख दरवाजा दिल्ली दरवाजा देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको धार जिले से याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार जो है धार जिले से क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। साथ ही साथ आपको दक्षिण में बड़वानी है, पश्चिम में आपका कौन सा झाबुआ जिला है, उत्तर में आपको कौन सा जिला देखने को मिलेगा, रतलाम देखने को मिलेगा, यहाँ उज्जैन देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो है इंदौर की सीमा लगती है और यहाँ छोटी सी खरगोन की सीमा रखती है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना। राष्ट्रीय राजमार्ग में 2 याद रखना है, NH347, 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 NH58, NH58, तो 59, तो NH59, NH347, इतने राष्ट्रीय राजमार्ग आपको खरगोन से याद रखना है। तो ये जो था आज का हमारा टॉपिक खरगोन जिले पर था। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो भी हम जिले से रिलेटेड ही डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सकता है हमारी वीडियो को आपके फ्रेंड सर्कल तक शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।